Hello and welcome back to our YouTube channel. This is नाहिद खान. Welcome you all to our YouTube channel. एक बार फिर से स्टूडेंट में हाजिर हूँ आप लोगों के साथ में. अगेन हमारा जो आंसर चल रहा है वो सीरीज गिव इकोनॉमिक टर्म फ्रॉम इकोनॉमिक सब्जेक्ट ओनली. हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे प्रीवियस वाले लेक्चर में. इस वीडियो में हम जो बाकी के क्वेश्चंस हैं इस लेक्चर में जो है हम वो कवर करने वाले हैं. तो हमारा चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते. हमारा जो 11th वन है वो है टाइप्स ऑफ मार्केट. ये हम 5th वाले चैप्टर में आ गए. टाइप ऑफ मार्केट शोइंग सम बट नॉट ऑल द फीचर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट. अगर आप लोगों ने 5th वाला चैप्टर अच्छे से किया होगा तो वहाँ पे देखो क्लासीफाई किया था कि मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन. तो उसमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन था और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन था. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आपका एक ही मार्केट है परफेक्ट कॉम्पिटिशन. इम्परफेक्ट में आपका ओलिगोपोली मोनोपोली था और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन था. तो ये जो होता है आप हाँ मेरा आंसर मैंने लिखा इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, क्योंकि देखिए क्या बोला है सम बट नॉट ऑल द फीचर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट. जब मैं कॉम्पिटिटिव कहती हूँ तो हमारा मोनोपोली होगा, ओलिगोपोली होगा और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. तो स्टूडेंट ये जो इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें कुछ कुछ फीचर्स इन तीनों मार्केट के भी होते हैं. ये जो तीनों मार्केट है वो है हमारा परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट. तो इम्परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में कुछ कुछ फीचर्स होते हैं, सारे नहीं होते हैं. इसीलिए हमारा आंसर जो है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन है. नेक्स्ट क्या बोला है नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स विच आर क्लोजली रिलेटेड. ये मैं आपको बता दूं आंसर आप ग्रुप लिखोगे तो भी चलेगा और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लिखोगे तो भी चलेगा. दोनों लिखोगे तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कोई एक ही लिखा तो भी चलेगा. और मैं आपको बता दूं अगर आप लोग देखोगे ध्यान से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आप जाओगे तो वन ऑफ द फीचर ही है ग्रुप कंसेप्ट. ठीक है, तो ग्रुप कंसेप्ट इसी में आया था कि दे आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, लेकिन वो एक दूसरे से क्या होता है कनेक्टेड होता है. यही होता है ग्रुप का कंसेप्ट. ठीक है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री देखा था हम लोगों ने, आप फिल्म इंडस्ट्री ले सकते हो. अगर आप लोगों का फर्म और ग्रुप का कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपके लिए अच्छा होगा. बट ठीक है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है फिलहाल के लिए. तो याद रखना कि जब ऐसा क्वेश्चन आया कि फर्म जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं लेकिन वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी ले सकते हो, कोई टायर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, कोई असेंबलिंग का काम कर रहा है, तो वो लोग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड है ना. ठीक है, तो ये ग्रुप हो गया. नेक्स्ट आते हैं हम इंडेक्स नंबर्स दैट मेजर चेंजेस इन लेवल ऑफ आउटपुट और फिजिकल वॉल्यूम बोला है. देखो टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स है, उसमें से देखो एक था हमारा क्वांटिटी इंडेक्स और दूसरा तो ये इसका जो आंसर है वो क्वांटिटी है. उसके बाद में हमने वैल्यू इंडेक्स देखा था और उसके बाद में मिक्स था. तो फिलहाल यहाँ पे किसकी बात हो रही है आउटपुट की और फिजिकल वॉल्यूम की बात हो रही है. तो हमारा जो आंसर होगा वॉल्यूम. हाँ बेटा, वैल्यू की बात नहीं हो रही है. ठीक है, वैल्यू की बात नहीं हो रही है, वॉल्यूम की, फिजिकल वॉल्यूम की और आउटपुट की बात हो रही है. तो ये हमारा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होगा, क्वालिटी नहीं होगा. तो आप लोग कंफ्यूज मत होना. ठीक है, क्वांटिटी होगा. नेक्स्ट है हमारा डिवाइस दैट मेजर्स चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इंडेक्स नंबर अगर आप 6 चैप्टर खोलोगे तो इंडेक्स नंबर का मीनिंग ही दिया हुआ है. ठीक है, ज़्यादा हाई फंडू बात नहीं करते हैं, सिंपली ये इंडेक्स नंबर का मीनिंग है. इंडेक्स नंबर जो है वो एक डिवाइस है जो मेजर करता है चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल या ग्रुप ऑफ वेरिएबल के जो चेंजेस होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो मेजर करता है. नेक्स्ट आता है हमारा नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्रीज बोला है. देखो बहुत सिंपल है, बहुत. यहाँ पे नेट वर्ड बोला है तो हमने यहाँ पे नेट लिख दिया और विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्रीज बोला है मतलब कि विद इन द कंट्री ओनली. तो यहाँ पे इसीलिए वो डोमेस्टिक आ जाएगा और प्रोडक्ट. तो हमारा आंसर आ गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. यही अगर बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज होता तो फिर ये हमारा NNP हो जाता स्टूडेंट. नेट तो रहता लेकिन फिर डोमेस्टिक की जगह पे हमारा नेशनल वर्ड आ जाता और ये प्रोडक्ट एज इट इज होता. तो फिर हमारा आंसर NNP आ जाता, लेकिन यहाँ पे विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्रीज बोला है, विद इन द कंट्री बोला है, इसीलिए डोमेस्टिक आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आता है ये अकाउंट्स में भी किया है आप लोगों ने. वियर एंड टियर ऑफ कैपिटल एसेट ड्यू टू देयर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. यस, असेट्स की वैल्यू जो कम होती है यूज करने के बाद में, तो वो जो रिडक्शन होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू इट्स यूजेस. सिंपल अगर इसको आप डिफाइन करोगे
तो जो असेट्स की वैल्यू में जो चेंजेस आते हैं उसके यूजेस की वजह से, तो उसे हम कहते हैं जो वैल्यू में रिडक्शन होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट, जो कमी होती है उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। हम कहते हैं कि इतने से हमारी जो असेट्स होगी वो डिप्रिशिएट हो गई है। 7th वन है हमारा टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और सेल एंड परचेज ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस। गुड्स एंड सर्विसेज पे जो भी चीजें जो भी टैक्सेस लगते हैं स्टूडेंट, वो है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज जीएसटी। इट इज ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। तो माइट भी आपको कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जीएसटी इज डायरेक्ट टैक्स, ट्रू और फॉल्स में आ सकता है। तो थोड़ा सा देखो तो वो क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि वो क्या है आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, ना कि वो डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आप लोग, पॉलिसी दैट डील्स विद द पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक डेट। हाँ, मुझे आप लोगों को एक चीज बतानी है, मैं यहाँ पे रिलेट करके बताती हूँ। देखिए, जब भी जो पॉलिसी पब्लिक के खर्चे, पब्लिक यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट होगी स्टूडेंट हमारी, पब्लिक रेवेन्यू, गवर्नमेंट को इनकम कहाँ कहाँ से आती है और गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ से बोरोविंग्स ले रखी है। डेट मतलब बेसिकली कर्जा होता है, सिंपल हमारी हिंदी भाषा में। तो दैट पॉलिसी इज नोन एज, मतलब जो पॉलिसी डिफाइन करेगी कि भाई गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे खर्च करेगी, गवर्नमेंट के इनकम सोर्सेज क्या क्या है, रेवेन्यू मीन्स बेसिकली इनकम होता है, और पब्लिक ने कहाँ कहाँ, पब्लिक हियर मीन्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ से बोरोविंग्स ले रखी है, वर्ल्ड बैंक से लिया है, कमर्शियल बैंक से लिया है, या पब्लिक से लिया है, किससे लिया है। सो दैट पॉलिसी इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी स्टूडेंट। ठीक है, थोड़ा सा स्किप करके मैं आऊंगी क्योंकि यहाँ पे देखो मॉनेटरी पॉलिसी दिया, फिर मैं इस पीछे वाले क्वेश्चन में जाऊंगी। यहाँ पे देखो एक चीज और भी क्वेश्चन बनता है, मैं बताती हूँ आप लोगों को। पॉलिसी दैट एम्स एट मैनेजिंग द क्वांटिटी ऑफ मनी इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एंड टू इंक्रीज द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। सिंपल अगर देखोगे, कभी भी याद रखना, जब भी मनी की बात आएगी तो आप मॉनेटरी पॉलिसी लोगे। मनी इन द सेंस की इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ठीक है, ईएमआई में डाउन पेमेंट क्या करना है, एफडी का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, सेविंग का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ठीक है, बैंक के चार्जेस क्या होंगे, ठीक है, पीपीएफ पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, लाइकवाइज ऑल दिस थिंग इट इज रिलेटेड टू मनी ओनली। सेविंग अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। सो दिस पॉलिसी व्हेनेवर वी टॉक अबाउट क्वांटिटी ऑफ मनी, जहां पे भी आपको मनी वर्ड दिख गया तो वो जो पॉलिसी होगी वो मॉनेटरी पॉलिसी होगी स्टूडेंट। मैंने कहा कि एक और क्वेश्चन बनता है, कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि मॉनेटरी पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड बाय, ऐसे देकर और आपको ऑप्शन दिया रहता है। तो कभी भी याद रखना, किसी भी कंट्री की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो उस कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वो इंप्लीमेंट करता है। तो इंडिया में विच इज दिस आरबीआई, ठीक है, इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी कौन इंप्लीमेंट करता है, आरबीआई करता है, विच इज द एपेक्स बॉडी। ठीक है, और सिमिलरली स्टूडेंट एक और क्वेश्चन बनता है फिस्कल पॉलिसी अगेन, के फिस्कल पॉलिसी जो होता है वो कौन इंप्लीमेंट करता है। तो फिस्कल पॉलिसी जो होता है वो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बनता है, आप लोग वहां पे गलती करते हो, तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी जो होती है इट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हियर आई एम यूजिंग वर्ड गवर्नमेंट क्योंकि पब्लिक में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, बट ये पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट डेब्ट। So that policy is called fiscal policy and this policy is implemented by government of India। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो आप लोग आरबीआई लिख कर आते हो। सिमिलरली स्टूडेंट जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो इम्प्लीमेंटेड बाय क्या होती है, आरबीआई होती है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। इनफैक्ट आरबीआई जो होती है वो गवर्नमेंट को असिस्ट करती है टू डिसाइड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑल। ठीक है, अब आते हैं 19, हमने जो स्किप कर दिया था। डिपॉजिट दैट आर रीपेबल आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। हमारे जो सेविंग डिपॉजिट होते हैं ना और हमारा एफडी, ये सब जो है ये डिपॉजिट रीपेबल ऑन डिमांड है। ठीक है, मीन्स जब भी हम डिमांड करेंगे, जब भी व्हेनेवर वी आर इन नीड ऑफ कैश वी कैन विड्रॉ दैट मनी। ठीक है, एफडी मैंने किया फॉर 1 ईयर, आफ्टर मेच्योरिटी ऑफ दैट 1 ईयर पीरियड आई कैन विड्रॉ दैट अमाउंट। ठीक है, सो द डिपॉजिट्स विच आर रीपेबल ऑन डिमांड, रीपेबल मतलब कि बैंक हमें रिटर्न कर देती है, रीपे कर देती है, इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 21, सेकेंड लास्ट वन, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री। डू रिमेंबर स्टूडेंट, परचेज वर्ड बोला है और 2 कंट्रीज आ गई है तो इम्पोर्ट आ जाएगा। यही परचेज अगर विद इन द कंट्री होता, जैसे कि गुजरात होता और महाराष्ट्र होता, तो वो नॉर्मली परचेज वर्ड आता है। लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पे दिस ट्रांजेक्शन इज बिटवीन 2 कंट्रीज,
सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इम्पोर्ट। सिमिलरली स्टूडेंट एक और बनता है, अगर यहाँ पे सेल होता, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ठीक है, एक कंट्री दूसरी कंट्री को अगर कुछ सेल कर रही है तो क्या आंसर होगा? आई वॉन्ट यू ऑल टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, एक बाय वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ठीक है, एक कंट्री के द्वारा दूसरी कंट्री को जो सेल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ये आंसर मैं चाहती हूँ आप लोग दें, ठीक है। एंड लास्ट वन स्टूडेंट, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल, ये भी हम कर चुके हैं। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड यूजुअली अ ईयर, एक साल के लिए होता है, उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, BOP कहते हैं। मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि जिस तरीके से बैलेंस शीट होती है विच गिव्स ऑल दी रिकॉर्ड ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, सिमिलरली किसी भी कंट्री के जितने भी इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांजेक्शन हुए हैं, जो भी लेन देन हुआ है, जो भी आयात निर्यात हुआ है, ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, उनके सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। जिस तरीके से आप लोगों का बैलेंस शीट का प्रॉपर फॉर्मेट है स्टूडेंट, यहाँ पे लायबिलिटीज होती है, यहाँ पे एसेट्स होती है, उसी तरीके से स्टूडेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी एक प्रॉपर फॉर्मेट है जो आप लोग डिग्री में जाकर पढ़ोगे। इस चैप्टर में, ये 10 चैप्टर से है और ये सिलेबस में आप लोगों को बैलेंस ऑफ पेमेंट का फॉर्मेट नहीं दिया हो, तो फिलहाल हमें जितनी ज़रूरत है हम वो करेंगे, एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे हमारा ये इकोनॉमिक टर्म खत्म होता है, कंप्लीट करते हैं। फिर भी स्टूडेंट अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है सो प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और वन मोर थिंग स्टूडेंट, मैं आप लोगों को PDF दूंगी, डोंट वरी, विथ सोल्यूशन आंसर्स के साथ में। ये PDF मैं अपने पास रखकर इसका कोई यूज़ नहीं है। ये वीडियो बनाने का भी मेरा रीज़न यही है कि इसका बेनिफिट आप लोगों को मिले। तो अदरवाइज अगर मैं ये सब बनाती हूँ और PDF नहीं देती हूँ तो इट इज़ ऑफ नो यूज़, और इतना मेहनत करके मुझे कोई फ़ायदा नहीं। तो आप लोग परेशान मत होइए, मैं जो PDF है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है, फॉर योर रेफरेंस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और स्टिल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टूडेंट। और थैंक यू सो मच हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। इसी तरीके से हमारे चैनल को अपना प्यार देते रहे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट।